नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 डीआरडीओ सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी यूपी आर्मिनल टीजी2 का एग्ज़ाम हुआ, आप हमारी सीरीज से देख ही रहे होंगे, बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं, चाहे आप अभी देख लीजिए। दोस्तों, वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और इसकी जो पीडीएफ भी है उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखें। और दोस्तों, जो पेपर देख कर आए हैं वो अपना इसमें से मिलान करें, उनका कितने नंबर का सही हुआ है, मतलब कितने नंबर का इसमें से प्रश्न मिले हैं, फिर हमें कमेंट करें कि आपको कितने नंबर मिला है। दोस्तों, हमने तो देखा है इसमें बहुत सारे प्रश्न मिले हैं, आप भी मिला लीजिए आपके शिफ्ट के मिले हैं कि नहीं। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न मिले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो या हर एग्ज़ाम में। दोस्तों, इसमें से प्रश्न आपके रिपीट होंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ जाता है तो एक लाइक ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की खास बात यह है कि दोस्तों हम एक ही वीडियो में सारा टॉपिक कवर करते हैं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूट जाता हो। दोस्तों, सभी टॉपिक से 5-5, 6-6 प्रश्न लेते हैं, जो कि दोस्तों आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, जो कि दिया गया है। क्लोरीन सिस्टम बाढ़ों को निम्नलिखित में से संकेत के साथ पोस्ट किया जाएगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवेश को प्रतिबंधित करने और स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी देने और आग और विस्फोट के खतरे की चेतावनी के लिए इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें बात करेंगे, जो कि चेतावनी संकेत होते, चेतावनी चिन्ह जो होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं तथा इनको पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार के चेतावनी संकेत निम्नलिखित प्रकार के दिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों आग का दिया गया है, इलेक्ट्रिक का दिया गया है और इस सारे तमाम तरह के दिए गए हैं। जैसे कि लेज़र बीम का दिया गया है और फैन का दिया गया है। सारे दोस्तों ये सारे आप देख सकते हैं, ये काफ़ी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते हैं, ये सारे आप देख लीजिए। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, लोहे की चादर को सीधा करने के लिए डेड डैश का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैलेट का प्रयोग करते हैं लोहे की चादर को सीधा करने के लिए। जैसा कि साथियों हम बात करते हैं आरी, इसका उपयोग लोहे व अन्य धातुओं की चादरों, पाइपों, नट बोल्टों आदि को काटने के लिए किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन जो होती है दोस्तों, वैद्युतिक वायरिंग, लकड़ी या धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छेद करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डेड डैश के लेपन के लिए बीटा बैक स्केटर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोटाई का मापन इसका राइट आंसर है। चलिए, और दोस्तों हम बात करते हैं मोटाई के मापन के लिए बैक स्केटर तकनीकी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगला प्रश्न दिया गया है, बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जबड़ों की चौड़ाई से इसका आकार व्यक्त किया जाता है। हम इसमें बात करते हैं, यह जॉब की मजबूती से जकड़ने वाला औजार है। विद्युत कार के लिए यानी इलेक्ट्रिशियन के लिए 10 सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइस का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चूल एवं बिंदु के मतलब मूल बिंदु के बीच की दूरी इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों डिवाइस का आकार चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, उच्च तापमान पर प्रतिरोध
में वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ में डैश डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी धनात्मक तापमान गुणांक इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि धातुएं ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध तापमान गुणांक धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है और धातुओं का तापमान बढ़ाने पर इनके प्रतिरोध में वृद्धि होती है, जबकि अधातुओं का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, अर्थात तापमान बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें से धारा प्रवाहित होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चालकता कहते हैं। चलिए जैसे कि दोस्तों चालकता का फार्मूला आप देख सकते हैं, सिग्मा बराबर 1/ρ, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रो जो कि प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करता है। और दोस्तों इसका जो मात्रक होता है सीमेंस प्रति मीटर होता है, मोहो प्रति मीटर या सीमेंस प्रति मीटर दोस्तों देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक वाटर हीटर की सहायता से एक अधिक सर्विस बिंदु पर गर्म पानी पहुंचाने के लिए कौन सा वाटर हीटर प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दाब टाइप का, जो कि देख सकते हैं। दाब प्रकार का वाटर हीटर जिसका प्रयोग उस स्थान पर होता है जहां एक हीटर द्वारा अधिक जगह पर गर्म पानी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी परिवर्ती प्रतिरोधक वेरिएस्टर इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक सुरक्षा इसका सही उत्तर है। जैसा कि केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता यांत्रिक सुरक्षा है, कवच युक्त केबल यांत्रिक रूप से सुदृढ़ होता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी विद्युत रोधी सामग्री में डैश डैश का होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कम लागत, उच्च परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक शक्ति और उच्च यांत्रिक मजबूती, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आपके सभी प्रश्न यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों आपने यूपीआरवीनल में देखा होगा, जो कि दोस्तों हमने 3000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हमें अभी 10-11 वीडियो डाले हैं, वहां से दोस्तों अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप जाकर देख लीजिए, वो टेलीग्राम चैनल पर PDF पर ही है, वहां से मिला लीजिए। अगर जिस दिन दोस्तों आंसर की आ जाएगी उस दिन मिलाना वहां से कितने प्रश्न मिल रहे हैं। चलिए अपने मुँह मिट्ठी उंगलियां बनना हमारा काम नहीं, लेकिन आपको बताना एक मतलब आपको चेतावनी करना ये हमारा काम जरूर है। चलिए जैसा कि अगला प्रश्न है, किसी 11 किलोवोल्ट वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 0.9 मीटर इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत डैश डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 0.75 से लेकर 1% इसका सही उत्तर होगा। जो कि लो कार्बन स्टील में 0.05% से लेकर 0.25 तथा 0.4% मैग्नीज इसे माइल्ड स्टील के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण केबल के भूदोष यानी अर्थ फॉल्ट के स्थान पर पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मुर्रे लूप परीक्षण इसका राइट आंसर है। जैसे ब्लेवियर टेस्ट का प्रयोग प्रायः एकल क्रोड केबल के भूप्रदोष की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और सभी लूप टेस्ट यानी पास परीक्षण व्हीट स्टेन सेतु का सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिंपल सा सवाल है, जो कि सिंपल सा प्रश्न है। जैसे कंप्यूटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अभ्रक इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 5 EMF यानी 5 वोल्ट EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाला एक बैटरी सेल 1 ओम है, 1 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। इसकी लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट करंट कितनी होगी।
दोस्तों इसका जो आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 50 एम्पियर, जो कि दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आई बराबर वी अपान आर, वी का मान रख देना है 5 और आर का मान 0.1 रख देना है। यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आपका 50, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जो कि देख सकते हैं। दोस्तों सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सवाल से घबराना नहीं है, इनसे डट कर मुकाबला करना है और अपने एग्ज़ाम में इसे ज़रूर हल करके आना है। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो में हर तरह के सवाल रहते हैं। मान लो सवाल भी रहते हैं, सरल भी प्रश्न होते हैं, हार्ड भी प्रश्न होते हैं। हम सभी लेवल को मान लो बराबर करके चलते हैं। जैसे कि दोस्तों ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको हल करना है। जैसे कि दिए गए परिपथ में एमीटर में पाठ्यांक कितना होगा। दोस्तों इसमें जो करंट निकालना है, जो कि दोस्तों इसमें पहले प्रतिरोध हम निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 और 10 ये सीरीज में जुड़े हैं, तो सीरीज में जोड़ेंगे तो इसका 20 हो जाएगा, 10-10-20 हो जाएगा। फिर इन्हें दोस्तों समांतर में जोड़ लेंगे, 20 1/20 प्लस 1/20। दोस्तों इनका समांतर में करेंगे तो इनका 10 आ जाएगा, 10 फिर दोस्तों इस 10 ये यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10-10-20 हो जाएगा। फिर दोस्तों 1/20 करेंगे, 1 प्लस 1/20। दोस्तों इनका भी हल करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10-10 दोस्तों यहाँ पर आपका प्रतिरोध ये वाला 10 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 10-10-20 हो जाएगा। दोस्तों 20 ओम आ गया प्रतिरोध। फिर दोस्तों V बराबर क्या हमें आई निकालना, आई बराबर होता है V/R, V/R होता है। V का मान कितना दिया है, 200 दिया है, 200 दिया है। R का मान हमने 20 निकाला, 20 यहाँ से यहाँ काट देंगे तो आपका 10 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। दोस्तों इसमें मोबाइल में थोड़ा लिखते कम बनता है, तो इसीलिए हम सवालों को आपको उसी में से समझा देते हैं। यहाँ पर तो हमने बता दिया। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसमें काफ़ी लंबा समझाया हुआ है। चलिए खैर हम आपको समझा दिए हैं। अगला प्रश्न है, कौन नियम बताता है कि किसी जंक्शन पर करंटों के संगमन का बीजीय यानी अलजेब्रिक योग शून्य होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किरचॉफ का करंट नियम। जो कि दोस्तों किरचॉफ का करंट नियम यह बताता है कि किसी जंक्शन में करंटों के संगम का बीजीय योग शून्य होता है। यहाँ पर देख सकते हैं करंट में। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एल्युमिनियम पर टकाई के लिए किस सोल्डरिंग गालक यानी फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, EYRA7, जो कि दोस्तों देख सकते हैं या बेरोजा इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, बेरोजा सोल्डरिंग गालक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। सोल्डरिंग क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक अधात्विक मिश्रण प्रयोग किया जाता है। यह चूर्ण अथवा लेई के रूप में उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न, BIS के अनुसार दिष्ट करंट यानी DC करंट की आपूर्ति में धनात्मक, ऋणात्मक और तटस्थ तार के रंग कोड को क्रमशः डैश डैश है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाल, नीला और काला इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, सॉफ्ट सोल्डर में टिन और सीसा का प्रतिशत डैश डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 60 और 40% होता है, जो कि दोस्तों इसको आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रेलवे संकर्षण में सामान्यतः प्रयुक्त परिपथ वियोजक है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वायु झोंक परिपथ वियोजक इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, यहाँ पर थोड़ी इसकी व्याख्या देते हैं। वायु झोंक परिपथ वियोजन 25 किलोवोल्ट पर 500 मेगावोल्ट एम्पियर वियोजन क्षमता तक के लिए प्रयोग की जाती है। इनका प्रयोग AC व DC दोनों प्रकार के वोल्टताओं में होता है। इसके चल यानी मूविंग कॉन्टैक्ट तथा अचल संपर्क यानी कांस्टेंट कॉन्टैक्ट ताम्र मतलब प्रायः ताम्र या चांदी की धातु के बने होते हैं। इन्हें मुख्य संपर्क कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं HRC फ्यूज का आशय क्या है, यानी दोस्तों इसका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बताना है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं हाई रप्चरिंग कैपेसिटर फ्यूज इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है दोस्तों, इनको जो है फ्यूज जो है और HRC फ्यूज जो कारतूसी फ्यूज का ही एक विकसित रूप होता है और इनकी विदारक क्षमता जो है 66 किलोवोल्ट और 66 किलोवोल्ट पर और 500 मेगावोल्ट एम्पियर तक होती है। इन्हें
इसलिए इन्हें उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज कहते हैं। अगला प्रश्न, भू रिसाव यानी अर्थ लीकेज कर सर्किट ब्रेकर को डेड डैश के रूप में भी जाना जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, ELCB का पूर्ण रूप नाम भी जान सकते हैं, जैसे कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर आप जानते ही होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्षारीय बैटरियां निम्नलिखित क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करती हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक क्रिया इसका सही उत्तर होगा। जो कि पहले विद्युत द्वारा रासायनिक क्रिया कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप विद्युत चुंबकीय सेल में रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्र होती है। इसके बाद रासायनिक ऊर्जा बाहरी परिपथ को विद्युत ऊर्जा में प्रदान करती है। इस प्रकार क्षारीय सेल में दो स्थितियां होती है, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग कंडीशन और डिस्चार्जिंग कंडीशन में आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है अभिक्रिया, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बैटरी का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विभव अंतर बनाए रखने के लिए इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसे कि बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके ऊर्जा को संग्रहित करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर बाहरी परिपथ को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके देती है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन करने पर सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, जैसे कि बैटरी में गैस उत्पन्न होने लगती है और बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है और दोस्तों धनात्मक प्लेटों का संक्षारण हो जाता है और लेड पेरोक्साइड बन जाता है, जिसमें प्लेटें भौतिक रूप से कमजोर पड़ जाती हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में डेड डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया, एक चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ विद्यमान होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चलायमान आवेश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, चुंबकत्व संबंधी गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 0 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए x का मान डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जो कि पूर्ण रूप संतृप्त विद्युत चुंबक के चुंबकीय अभिवाह को डेड डैश बढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वर्तनों की संख्या बढ़ाकर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम बात करते हैं संतृप्त विद्युत चुंबक के चुंबकीय अभिवाह को वर्तन यानी टर्न की संख्या को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, वैसे चुंबकीय फ्लक्स को टर्न संख्या एवं धारा बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दिया है कि चुंबकीय पूर्ण रूप से संतृप्त अवस्था में, इसलिए अब फ्लक्स में केवल टर्न की संख्या यानी वर्तन की संख्या बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं। ये थी कुछ दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट व्याख्या, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है। जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी, हम फिर आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है। जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर पश्चिम की तरफ अर्थात लंबवत होगी। यह दाहिने हाथ के हथेली नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न, एक परिनालिका में स्थिर धारा प्रवाहित होती है। अगर एक कच्चे लोहे के गट्ठर को कुंडली के रूप में डुबो दिया जाए तब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड इसका सही उत्तर होगा।
जैसे कि गामा तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम, उसके बाद एक्स किरणों पर फिर बैगनी किरणों का होता है, इसलिए ज़्यादा दृश्य प्रकाश तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है और सबसे ज़्यादा अवरक्त किरण का होता है। आप समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक उपकरण जो निश्चित अवधि के दौरान किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग को रिकॉर्ड करता है उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अधिकतम मांग सूचक इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कुछ जानकारी लेते हैं, जैसे कि यह मीटर किसी उपभोक्ता द्वारा व्यय की गई अधिकतम शक्ति की सूचना देता है। इस प्रकार के मीटर के लिए यह आवश्यक है कि वह लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट स्थिति तथा मोटर की उच्च प्रारंभ विद्युत धारा जो क्षणिक होती है के मान से प्रभावित न हो। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें से कौन सा अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का लाभ है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6600 वोल्ट की अधिकतम वोल्टेज होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं डीसी की अपेक्षा एसी के निम्न लाभ हैं, जैसे कि उच्च वोल्टेज का उत्पादन और संचरण की निम्न लागत दर और सरल उपकरण संरचना, सरल वोल्टता परिवर्तन और दोस्तों एसी व डीसी में सरलता से परिवर्तन और कम अनुरक्षण की आवश्यकता, ये सारे इसके लाभ हैं एसी के। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एसी सर्किट में पावर घटक निम्नलिखित में से किस के बराबर होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज और करंट के बीच के कोण का कोसाइन इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम जानते हैं शक्ति गुणांक यानी cos फाई वोल्टेज व धारा के मध्य कोज्या कोण ये देख सकते हैं, और दोस्तों शक्ति गुणांक यानी cos फाई बराबर R/Z जो कि दोस्तों प्रतिरोध अपान प्रतिबाधा देख सकते हैं, और शक्ति गुणांक cos फाई जो होता है एक वो सक्रिय शक्ति अपान आभासी शक्ति, सक्रिय शक्ति वी आई cos फाई और दोस्तों अपान वी आई ये दोस्तों देख सकते हैं, और वी आई से वी आई काट देंगे दोस्तों cos फाई आपका बचेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि किसी भी उपकरण का भू संपर्कन प्रदान करेगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भू संपर्कन के लिए यानी भू संपर्कन के लिए संभव न्यूनतम प्रतिरोध पथ इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका फार्मूला भी दिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, और दोस्तों ये जानकारी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इंस्टॉलेशन की सुरक्षा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्लेट अर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित की बनाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जस्तीकृत लोहा या कॉपर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि जिसकी माप होती है 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.18 mm की जैसे कि होती है, और जीआई प्लेट के लिए जो होता है 60 और 6.35 mm यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोस्तों ये मान पूछा भी जाता है आपके एग्ज़ाम में, जो कि देख सकते हैं, इसे आप देख लीजिए सही ढंग से। अगला प्रश्न, पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 38 mm इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि पाइप अर्थिंग के लिए 38 mm व्यास 2.5 मीटर लंबा जिसमें कि 12 mm व्यास के अनेक छिद्र बनाए हुए होते हैं। पाइप अर्थिंग में 8.5 SWG की जीआई तार का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दाता प्रकार की अशुद्धि कौन सी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस इसका सही उत्तर है। जैसा कि फास्फोरस आर्सेनिक तथा एंटीमनी सभी दाता प्रकार की अशुद्धि होती हैं, और इन प्रकार के अर्धचालक में मिश्रित अशुद्धि दाता अशुद्धि कहलाती है। और दाता अशुद्धि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न, एक्सेप्टर प्रकार की अशुद्धि कौन सी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बोरान इसका राइट आंसर है। बाकी दोस्तों आप सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो पर अर्धचालक एक आदर्श डेड डैश के रूप में व्यवहार करता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विद्युत रोधी इसका सही उत्तर है। दोस्तों
इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है दोस्तों, इससे काफ़ी सवाल बनते हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक से डरना नहीं है, इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं, इसलिए दोस्तों इसको ज़रूर पढ़ें। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसकी हम व्याख्या करते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। इस व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है। अगला प्रश्न दिया गया, संयोजी बैंड यानी बैलेंस बैंड और चालन बैंड कंडक्शन बैंड के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला एक अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अतिचालकों में ऊर्जा बैंड अंतराल होता है? सही उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, शून्य, जो कि इसका राइट आंसर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न जाने से पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, चाहे तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी दोस्तों। हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से बहुत सारी पीडीएफ इसमें अपलोड कर रखी है, चाहे तो आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक डायोड में के क्रॉस विभवांतर को नाम दिया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बैरियर विभव, इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, डायोड के क्रॉस जो विभवांतर होता है उसे बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि यह विभवांतर जंक्शन के आर पार बहुसंख्यक आवेश वाहकों को नहीं जाने देता है। इसका मान सिलिकॉन डायोड हेतु 0.7 वोल्ट तथा जर्मेनियम डायोड हेतु 0.3 वोल्ट होता है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं जर्मेनियम में 0.3 और जो सिलिकॉन में होता है 0.7 वोल्ट होता है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जब P तथा N प्रकार के पदार्थों के दो छोटे टुकड़े ऊष्मा उपचार द्वारा एक साथ जोड़े जाते हैं तो संधि किस रूप में काम करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डायोड, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों डायोड के बारे में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों सवाल बनते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो कि अधिकतम एसी वोल्टेज जो रेक्टिफायर के एनोड और कैथोड के बीच सुरक्षित रूप से लागू की जा सकती है उसे डेड डैश कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पर प्लेट एसी वोल्टेज, इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसे कि पीक इन्वर्स वोल्टेज के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। रेक्टिफायर की चालन रहित अवस्था में एनोड एवं कैथोड के मध्य विकसित अधिकतम वोल्टेज पीक इन्वर्स वोल्टेज कहलाती है। अगला प्रश्न, अधिकतम एसी वोल्टेज जो रेक्टिफायर की अचालक स्थिति में एनोड और कैथोड के बीच सुरक्षित रूप से लागू की जा सकती है उसे डेड डैश कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पीक इन्वर्स वोल्टेज, इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर अधिकतम एसी वोल्टेज जो रेक्टिफायर की अचालक स्थिति में एनोड और कैथोड के बीच सुरक्षित रूप से लागू की जा सकती है उसे पीक इन्वर्स वोल्टेज कहा जाता है। सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर का पीक इन्वर्स 2 वोल्ट होता है और फुल वेव तथा हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर का पीक इन्वर्स वोल्टेज Vm होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर में सक्रिय घटक का उपयोग डेड डैश है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर, इसका सही उत्तर है। जैसा कि संधारित्र यानी ट्रांजिस्टर इंडक्टर और प्रतिरोध परिपथ में निष्क्रिय घटक होते हैं और डायोड ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक युक्तियां सक्रिय घटक होती हैं। दोस्तों यहाँ पर निष्क्रिय और सक्रिय में सवाल बनते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते, संधारित्र इंडक्टर और प्रतिरोध ये निष्क्रिय होते हैं और डायोड ट्रांजिस्टर अर्धचालक जो युक्तियाँ होती हैं वो होती हैं सक्रिय। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों अंग्रेजी से है। यहाँ पर हम हिंदी से पढ़ते हैं व्याख्या से दोस्तों, हम क्योंकि हमें दोस्तों अंग्रेजी कम आती है, यहाँ पर हम हिंदी से देखते हैं। एक ट्रांजिस्टर में यदि बेस एमीटर संधि अग्र अभिनति में और बेस कलेक्टर संधि पश्च अभिनति में हो तो प्रचालन पासवर्ड एक्टिव मोड में होगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसका आंसर जो फॉरवर्ड एक्टिव, इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप जिसको अंग्रेजी आती है वो देख भी सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
जैसे कि बायस एमीटर, बेस कलेक्टर, ऑपरेशनल, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी ले लीजिए। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य किसको नियंत्रित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तापमान वृद्धि, इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना होता है। ट्रांजिस्टर एवं आईसी के शीतलन हेतु एवं मोटा धात्विक खोल प्रयोग किया जाता है जो कि युक्त में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, श्रेणी बी प्रवर्धक की दक्षता लगभग डैश होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 50% से लेकर 60%, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, श्रव्य आवृत्ति प्रवर्धक यानी श्रव्य आवृत्ति प्रवर्धक के विरूपण का संभावित कारण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनपुट संकेत स्तर अति उच्च होना, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वास्तविक प्रवर्धन वास्तव में डैश होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक धारा प्रवर्धक, इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, शक्ति प्रवर्धक वास्तव में एक धारा प्रवर्धक होता है जो प्रवर्धक परिपथ संकेत की शक्ति वाट में का एम्पलीफायर करता है, वह शक्ति प्रवर्धक कहलाता है। यह परिपथ संकेत की वोल्टेज के साथ उसकी धारा का भी एम्पलीफिकेशन करता है, तभी शक्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि P बराबर VI, यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। अगला प्रश्न, पुश पुल प्रवर्धक की अपेक्षा पूर्वक प्रवर्धक को वरीयता प्रदान की जाती है, इसका कारण है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, परिणामित्र विहीन परिपथ, इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से भी काफ़ी प्रश्न लिए हैं जो कि दोस्तों रोज़ देखते होंगे। हमने जब से सीरीज स्टार्ट की है इलेक्ट्रॉनिक्स के हर तरह के हमने प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया है, जो कि दोस्तों हर एक टॉपिक से रहते हैं। ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी जब आप एग्ज़ाम में देने जाओगे। यूपी आर्मिनल वालों से पूछिए यहाँ से कितने प्रश्न फंसे हैं। चलिए, मॉसफेट के गेट परिपथ की प्रतिबाधा किस कोटि की होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 10⁹, इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि मॉसफेट का पूरा नाम हम देखते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका पूर्ण रूप है। मॉसफेट का दोस्तों ये फुल फॉर्म पूछता है, इसे आप याद भी कर सकते हैं। दोस्तों मॉसफेट में 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट होते हैं। जैसे कि हम यूपीएस, एसएमपीएस, इन्वर्टर आदि में मॉसफेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, मॉसफेट जो है लोअर स्विचिंग लॉस करंट लॉस मतलब बीजीटी, हायर कंजक्शन लॉस और कंपेयर टू बीजीटी, दोस्तों इसकी हिंदी आप देख सकते हैं। हम अगले इस पॉइंट पर चलते हैं। जैसे कि इसके निर्माण में सिलिकॉन ऑक्साइड का प्रयोग इंसुलेशन मीडियम की तरह गेट और चैनल के बीच होता है। चलिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मॉसफेट का डायग्राम भी बना हुआ है। दोस्तों ये भी प्रश्न बनता है, इसका डायग्राम बना देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा डायग्राम बना है। चलिए अगला प्रश्न है, जैसा कि हम देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न दिया गया है, JFET में के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों देखते हैं। जैसे कि दोस्तों यह एक द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर है, दोस्तों ये सही है, और इसका इनपुट सर्किट रिवर्स बायस में है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, यह वोल्टेज नियंत्रण युक्ति है, दोस्तों ये गलत है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं। चलिए हम दोस्तों सॉरी इसका दोस्तों जो यह एक द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर है, ये गलत है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये द्विध्रुवी नहीं है, और इनका इनपुट सर्किट रिवर्स बायस में है, ये सही है। और यह वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है, ये भी सही है, दोस्तों देख सकते हैं। चलिए गलती हो गई। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, एक 3 इनपुट नॉर यानी NOR गेट कब उच्च होता है, मतलब उच्च OP देता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जब सभी I/P निम्न हो, इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं नॉर गेट का सिंबल भी बना हुआ है, और इसमें से देख सकते हैं।
जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं नॉर गेट और नॉट लॉजिक गेट का संयुक्त रूप होता है। नॉर गेट जो होता है आर और नॉट गेट दोनों का संयुक्त रूप जुड़ा हुआ रूप होता है। इसकी सत्यता सारणी जो होती है और गेट की सत्य सारणी के पूर्वक आउटपुट प्रदान करने वाली होती है। यदि किसी भी इनपुट टर्मिनल पर इनपुट संकेत न दिया जाए तो आउटपुट 1 होगा अर्थात उच्च होता है, और किसी भी एक इनपुट टर्मिनल अथवा सभी इनपुट टर्मिनल का इनपुट 1 देने पर आउटपुट 0 हो जाता है, जो कि दोस्तों आपको समझ में आया ही होगा। अगला प्रश्न, अगर किसी एंड गेट के इनपुट ए और बी हो ए और बी है तो आउटपुट डैश डैश होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आउटपुट वाई होगा। जो कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों एंड गेट का सिंबल भी बना हुआ है, और जैसे कि दोस्तों एंड गेट में अगर 0 0 इनपुट में दोगे तो 0 प्राप्त होगा, और 1 और 0 दोगे तो 0 प्राप्त होगा, और 1 1 दोगे तो 1 प्राप्त होगा। चलिए, जैसे कि एंड गेट में सभी इनपुट उच्च होने पर आउटपुट होता है। चलिए अगला प्रश्न, संख्या 110101 डैश डैश है। सही उत्तर दोस्तों बाइनरी अंक है, यानी द्विधारी संख्या है ये। अगला प्रश्न, किस प्रकार की वायरिंग अत्यधिक टिकाऊ होती है और यांत्रिक क्षति से कम प्रभावित होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कंड्यूट इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत वायरिंग के लिए भारतीय मानक के अनुसार क्लीट वायरिंग सिस्टम में क्लीट वायरिंग में क्रमागत 2 क्लीट्स के बीच अनुशंसित अधिकतम दूरी क्या है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 60 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं क्लीट की परस्पर दूरी सामान्यतः 30 सेंटीमीटर रखी जाती है तथा किसी भी स्थिति में यह 60 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर नहीं होनी चाहिए। और हम बात करते हैं इस तार स्थापना में पीवीसी वीआईआर प्रकार की केबल उपयोग में लाई जाती है। तार स्थापना की यह प्रणाली सबसे सरल व सस्ती होती है, और इसमें केबलों को आसानी से लगाया व निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न, कंड्यूट एल्बो सामान्यतः कहाँ पर लगाई जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तीखे मोड़ों पर लगाई जाती है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कंड्यूट एल्बो क्रम सामान्यतः तीखे मोड़ों पर लगाई जाती है। इसको बैंड के स्थान पर प्रयोग करते हैं, लेकिन कोण अधिक गोल होती है जिससे तारों को खींचने में आसानी रहती है तथा तारों का इंसुलेशन भी खराब नहीं होता है। अगला प्रश्न, विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर डैश डैश होना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए तांबा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो कि दोस्तों मशीनों से शुरू हो गए हैं, ये जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न, डीसी जनरेटर का कार्य डैश डैश के उत्पादन के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गतिज प्रेरित ईएमएफ इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि हम देखते हैं डीसी जनरेटर गति प्रेरित ईएमएफ के उत्पादन सिद्धांत पर आधारित है। इसके नियमानुसार यदि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाया जाए तो चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिसे फैराडे का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक डीसी मशीन में डमी कॉइल यानी कुंडली प्रयोग की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2 किलोवाट के 200 वोल्ट तथा 200 वोल्ट वाला डीसी जनरेटर करंट कितने लोड की आपूर्ति करेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 10 एम्पियर। यहाँ पर देख सकते हैं 200 V बराबर 200 दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं P बराबर VI फार्मूले पर रख देंगे। फिर दोस्तों लोड धारा निकालने के लिए I बराबर P/V होता है, इस फार्मूले पर मान रख देंगे। फिर दोस्तों आपका 10 सही उत्तर आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों P बराबर दिया है 2 किलोवाट, जो कि दोस्तों 2 लिखा है, यहाँ पर किलो का मतलब 1000, यहाँ पर V से भाग दे देंगे तो आपका 10 आ जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक डीसी शंट जनरेटर की फील्ड में जोड़े गए बाहरी प्रतिरोध की भूमिका क्या होगी? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनरेटर के वोल्टेज को घटाना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ट्रिपलेट स्लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर के पिच वाई यानी कम्यूटेटर पिच का मान
होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3, जो कि देख सकते हैं ट्रिप्लेक्स है दोस्तों, इसमें 3 होगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को कहते हैं? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वेव वाइंडिंग कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग कहते हैं। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है, और जो कि दोस्तों लैप वाइंडिंग में जो होता है, समांतर पथों की संख्या और पोल्स की संख्या बराबर होती है। कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कॉइल कनेक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए करते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के लिए इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं दोस्तों, जो कि मोटर होती है, और जनरेटर जो होता है दोस्तों वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों ये वोल्टेज एसी वोल्ट को उच्च या निम्न करता है। अगला प्रश्न, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, लोकोमोटिव में प्रयुक्त मोटर डेड डैश है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डीसी सीरीज मोटर होती है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फार्मूला भी दिया गया है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं दोस्तों, इसकी गति जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। चलिए, जैसे कि लोड पर इसकी गति कम होती है, जितना लोड रखोगे उसकी गति उतनी ही कम होगी, और अगर गति इसमें गति नहीं होगी तो दोस्तों इसकी मान लो इसमें लोड नहीं होगा तो इसकी गति बहुत होगी। चलिए, किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुप्रयुक्त वोल्टता का विरोध करता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेंज का नियम, जो कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए, जैसे कि दोस्तों हमने लेंज का नियम कई बार बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संकर्षण कार्य के लिए किस प्रकार का मोटर उपयोगी होता है? संकर्षण के लिए दोस्तों डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया, एक शंट मोटर 440 वोल्ट की 120 एम्पियर की आर्मेचर धारा लेती है। आर्मेचर प्रतिरोध 0.3 ओम और मोटर की गति 800 आरपीएम है। प्रारंभिक अवस्था के सापेक्ष यदि चुंबकीय फ्लक्स 80% घटा दिया जाए और आर्मेचर धारा 150 एम्पियर, तब टार्क में बिना किसी परिवर्तन के गति की गणना करें। दोस्तों आपको इसको हल करना है, यहाँ पर सारे मान दिए गए। इसका फार्मूला जो होता है हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा फार्मूला है, इस फार्मूले पर मान रखोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 977.7 आरपीएम सही उत्तर होगा। दोस्तों इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, सारा मान रखकर आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, टैपित क्षेत्र नियंत्रण विधि में सीरीज क्षेत्र बर्तन यानी टर्नों को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिससे डेड डैश सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गति में वृद्धि होती है, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि क्षेत्र नियंत्रण की विधि में आधार गति से ऊपर गति नियंत्रित की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबक होता है जिसे फील्ड करंट द्वारा चुंबकीय मैग्नेटाइज किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 9 वोल्ट कॉइल, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका, 2 ट्रांसफार्मरों के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, समान केवीए रेटिंग, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम देखते हैं इसमें समान केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता तो जो होती है समान फेज अनुक्रम और समान वोल्टेज अनुपात, समान आवृत्ति, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दी गई आकृति को पहचाननी है दोस्तों, ये जो होता है स्वचालित ट्रांसफार्मर होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका, वास्तविक परिणामित्र के घर्षण हानियाँ होती हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 0% होती हैं। जैसे कि दोस्तों ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, इसलिए दोस्तों इसमें हानियाँ नहीं होती हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
एक परिणामित्र एक युक्ति है जो, यानी एक ट्रांसफार्मर जो है इस स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी, जो एसी करंट होता है जो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। चलिए, जैसा कि स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी विभव तथा धाराओं को ये करता है। चलिए अगला प्रश्न है। और दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षय से रक्षित करने हेतु कोर को डेड डैश से बनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट आयरन इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जानकारी है, आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए हम थोड़ा आपको बता देते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाली क्रोड मुलायम लोहे की यह विशेष मिश्र धातु की इस्पात पत्तियों से बनी होती है, जिससे कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानियों की न्यूनतम किया जा सके। इन्हें लेमिनेशन भी कहते हैं। इसे क्रोड बनाने में प्रयोग होने वाला लोहा उच्च सिलिकॉन अंश वाला होना चाहिए तथा इसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% हो सकती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एनएस बड़ा है एनपी से, जो कि दोस्तों देख सकते हैं। जो कि हम यहाँ पर बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली से वर्तनों की संख्या प्राथमिक कुंडली में वर्तनों की संख्या अधिक होती है। आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीतात एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफार्मर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ट्रांसफार्मरों का खुला पथ परीक्षण निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, क्रोड हानि को मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं खुला पथ परीक्षण में ट्रांसफार्मर को अति कम सप्लाई वोल्टता प्रदान की जाती है, इसलिए इसके लोहे क्रोड में वोल्टता के अनुपात में बहुत कम फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो अधिकतम लोह हानियाँ उत्पन्न करता है और इन्हें ताम्र हानियों की अपेक्षा नगण्य माना जाता है। अगला प्रश्न, 132 किलो वोल्ट एसी विभव माप सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्थिर वैद्युत वोल्टमीटर इसका राइट आंसर है। जैसा कि इस उपयंत्र में शक्ति खपत नहीं होती है, इस उपयंत्र में भंवर धारा हानि तथा हिस्टैरिसीस हानि नहीं होती है, इस उपयंत्र का स्केल यूनिफॉर्म नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। एक 100 वोल्ट मीटर की पूर्ण पैमाने पर शुद्धता 5% और 50 वोल्ट मापन का प्रतिशत त्रुटि होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 10% होगी, जो कि दोस्तों त्रुटि बराबर देख सकते हैं त्रुटि गुणे पूर्ण स्केल मान और रीडिंग मान। दोस्तों यहाँ पर मान रख देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 10 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, शक्ति यानी एक शक्ति गुणक मीटर में होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कोई नियंत्रण स्प्रिंग नहीं होती है। चलिए जैसा कि हम इसमें बात करते हैं एक शक्ति गुणक मीटर में कोई नियंत्रण स्प्रिंग नहीं होती है। पावर फैक्टर मीटर द्वारा पावर फैक्टर मापा जाता है। पावर फैक्टर मीटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर, 3 फेज पावर फैक्टर मीटर और ऑप्शन नंबर मतलब तीसरा पॉइंट जो है मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर मीटर होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि दोस्तों आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि यूपीपीसीएल TG2 हो गया, DRDO हो गया, इसरो हो गया, ये काफ़ी सारे अच्छे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। यहाँ पर आप इनको देखकर आप एग्ज़ाम में सीधे बैठ सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जो दोस्तों सेल में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं वहाँ के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों UPRVNL वालों ने देख ही लिया होगा यहाँ से कितने प्रश्न फंसे हैं। चलिए अगर आपके आंसर की आ जाती है तो हमारी इसमें टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी सारी PDF पड़ी हैं इस वीडियो की, वहाँ से आप ज़रूर मिलाना कि आपके आखिरकार कितने प्रश्न फंसे हैं। मैं तो ही बताऊंगा आपको, आप अपने आप से खुद मिलाना कि हमारे कितने प्रश्न यहाँ से मिल गए। चल दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ इस क्लास को आप मत छोड़ें, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलती है। चलिए जैसे कि दोस्तों हम इसमें बात करते हैं एक मैगर होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चल कुंडली प्रकार का यंत्र होता है। चलिए मैगर के बारे में हम कई बार बात करें हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक 3 फेज वाली सिंक्रोनस मोटर 3 फेज वाली 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ने
के बाद 1500 आरपीएम पर चलती है मोटर में ध्रुवों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों सारा मान रख दिया गया है और दोस्तों इस फार्मूले पर रख देना है। आपका जो उत्तर निकल कर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 4 आ जाएगा, जो कि दोस्तों कैलकुलेशन खुद से करें। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक 10 HP 3 फेज 440 इंडक्शन मोटर का पूर्ण लोड करंट निम्नलिखित क्रम का होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 16.70 एम्पियर होता है। जैसा कि दोस्तों पूर्ण भार धारा बराबर यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भाग दे देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शक्ति गुणक 0.6 के साथ 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ी एक एकल फेज यानी सिंगल फेज मशीन 10 किलोवाट का उपभोग करती है। इसकी किलोवोल्ट एम्पियर और रेटेड लाइन धारा कितनी होगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 16.66 किलोवोल्ट एम्पियर और 166.66 एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों इस फार्मूले पर मान रखना है, P बराबर VI, इसका जैसे कि वोल्ट दिया गया है, P का मान यानी पावर का मान दिया गया है, फ्लक्स का मान दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं P बराबर VI cos फाई, यहाँ पर इसका सारा मान रख देंगे तो आपका I का मान जो निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि दोस्तों I का मान 166.66 एम्पियर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसे कि 4 पॉइंट स्टार्टर की तुलना में 3 पॉइंट स्टार्टर में मूल अंतर यह है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शंट फील्ड सर्किट में धारित कुंडलन अलग हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न, जैसा कि हम स्टार्टर के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे कि दोस्तों 4 पॉइंट स्टार्टर की तुलना में 3 पॉइंट स्टार्टर में मूल अंतर यह है कि इसमें शंट क्षेत्र परिपथ में धारित कुंडलन को अलग हटा दिया जाता है। 4 पॉइंट स्टार्टर उन मोटरों का प्रयोग किया जाता है जहां पर गति नियंत्रण फ्लक्स नियंत्रण विधि से किया जाता है। अगला प्रश्न, कितनी क्षमता वाले मोटरों के लिए ड्यूल स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 5 HP तक की। और दोस्तों हम बात करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है ये 20 HP तक की, और ऑटो ट्रांसफार्मर 20 HP से अधिक, और रोटर प्रतिरोध स्टार्टर स्लिप रिंग मोटर के लिए करते हैं। चल अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि 3 फेज मोटर में मापे गए वोल्टेज और धारा के नीचे दिए गए मान से यहाँ पर दोस्तों आपको हल करना है। जो आपका उत्तर आएगा यहाँ पर 3450 वाट आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट शक्ति बराबर यहाँ पर तीनों फेज की शक्ति का योग कर देंगे दोस्तों, तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर जानते ही होंगे P बराबर VI होता है। यहाँ पर पूरा P बराबर VI यहाँ पर पूरे मान रख दिया गया है, यहाँ पर हल करके पूरा मान जोड़ दिया गया है। आपका जो उत्तर निकल कर आ गया है, आपका जो दोस्तों देख सकते हैं 3450 वोल्ट सही उत्तर होगा। कैलकुलेशन आपको करना है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर P बराबर VI फार्मूला लगा है, वहाँ पर रखना है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया सार्वत्रिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर का लाभ क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियां प्रदान करती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर में प्रारंभिक कुंडलन और द्वितीय कुंडलन के बीच कितने अंश का अंतर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 90 अंश का होता है। चलिए, और जो 3 फेज में होती हैं दोस्तों उसमें 120 अंश का अंतर होता है। जैसे कि वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटरें निम्नलिखित अश्व शक्ति तक की बनाई जाती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2 HP तक की बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न, 1400 mm स्वीप के छत के पंखों में मोटर की रेटिंग होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 120 से 180 वाट तक की होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, शक्ति गुणक को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर यानी संधारित्र का प्रयोग करते हैं। चलिए, जैसे कि दोस्तों हम संधारित्र के बारे में जान लेते हैं और कुछ अधिक जानकारी लेते हैं। जैसे कि संधारित्र बूस्टर द्वारा स्थैतिक संधारित्र को यानी कैपेसिटर को लाइन की श्रेणी में संयोजित करके लाइन का प्रेरकत्व प्रतिघात उदासीन किया जाता है। परिणाम स्वरूप शक्ति गुणक बढ़ जाता है और वोल्टता नियमन भी श्रेष्ठ हो जाती है। शक्ति गुणक सुधारने की हेतु निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों स्थैतिक संधारित्र द्वारा और तुल्यकालिक संधारित्र द्वारा और उच्च शक्ति गुणक वाली मोटरों का प्रयोग द्वारा। जैसा कि हम देखते हैं कला प्रतिकारक और कला अग्रकारक यहाँ पर देख सकते हैं।
और दोस्तों इसका फार्मूला भी दिया गया है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अति उत्साहित तुल्यकालिक मोटर के कारण घटित होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मशीन एक अग्र शक्ति कारक धारा को खींचती है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जिस विधि में पोलों की संख्या पर ध्यान दिए बिना आर्मेचर कुंडलन यानी कॉइल को समांतर पाथों में विभाजित किया जाता है उसे डैश डैश कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वेव वाइंड कहते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं, आर्मेचर कुंडलन को समांतर पथों में विभाजित किया जाता है उसे वेव वाइंडिंग कहते हैं। इसमें करंट के लिए दो ही समांतर मार्ग होते हैं। पोलों की संख्या चाहे जितनी हो, उसका उपयोग हाई वोल्टेज की मशीनों के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलन कॉइल और समाप्ति किनारे कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी पर जुड़े होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग इसका राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग का यहाँ पर फिगर देख सकते हैं आप, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि दिया गया है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आर्मेचर कोर के स्लॉट में इंसुलेट किए हुए कंडक्टर यानी संवाहक की व्यवस्था को डैश डैश कहा जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर आर्मेचर कोर के स्लॉट में इंसुलेट किए हुए कंडक्टर की व्यवस्था को आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, जैसे कि लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग देख सकते हैं। और जहां उच्च वोल्टता तथा निम्न धारा की आवश्यकता होती है, वेव वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। जहां पर उच्च धारा तथा निम्न वोल्टता की आवश्यकता होती है, लैप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे आप याद कर लें। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि उच्च दाब पर पारद वाष्प यानी पारा वाष्प लैंप डैश डैश देता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 50 ल्यूमेन प्रति वाट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इंडिकेटर लैंप के पास डैश डैश होंगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फेज और न्यूट्रल कनेक्शन होंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये लैंप का डायग्राम है यानी सिंबल है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। और एलईडी का जो फार्मूला यानी एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और नियॉन लैंप को सीधे 230 वोल्ट एसी सप्लाई के क्रॉस जोड़ा जा सकता है, परंतु एलईडी को 3 वोल्ट डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिसके लिए रेक्टिफायर द्वारा डीसी सप्लाई दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्च दाब एमवी लैंप में पारा वाष्प दाब कितना होना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वातावरण के दाब का 2.5 गुना इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक प्रतिदीप्ति दीप झिलमिला रहा है, दीप को तत्काल क्यों बंद करना चाहिए? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेडियो हस्तक्षेप बढ़ गया इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वाहनों में डैशबोर्ड तथा वैद्युतिक मशीनों में नियंत्रक पट समानतः यह है कि? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दोनों में उच्च वोल्टता उपस्थित रहती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 3 फेज विद्युत वितरण पट का प्रयोग किए जाने वाले वोल्टमीटर का परास होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 0 से लेकर 500 वोल्ट इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम बात करते हैं यहाँ पर 3 फेज वितरण नियंत्रण पट का प्रयोग किए जाने वाले वोल्टमीटर का परास 0 से 500 वोल्ट होता है। 3 फेज में 440 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज पाई जाती है, जिसमें वोल्टमीटर का परास उच्च होना चाहिए, जिससे 3 फेज की वोल्टता मापी जा सके। परास का उच्च होने पर विद्युत वितरण नियंत्रण पट से 3 फेज की वोल्टता मापी जा सकती है। अगला प्रश्न, नियंत्रण पट्टों में बल्ब, पायलट लैंप, एलईडी का प्रयोग डैश डैश के रूप में किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सूचक युक्ति इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत वितरण उपकेंद्र के नियंत्रण पट में दिष्टकारी का प्रयोग क्यों किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एसी मापक यंत्रों को डीसी मापक यंत्रों में परिवर्तित करने हेतु। अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि किसी कार्यरत छत के पंखे के संधारित्र का एक संयोजक खुल जाए तो? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंखा एक बार रुक जाने पर पुनः चालू नहीं होगा।
अगला प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर कुछ व्याख्या देखते हैं। यदि संधारित्र का एक संयोजन खुल जाए तो पंखा प्रारंभ नहीं होगा, क्योंकि सिंगल फेज की मोटरें स्वचालित मोटरें नहीं होती हैं। यदि संयोजन को पुनः प्राप्त किया जाए तो चलाया जाए तो पुनः पंखा को प्रारंभ किया जा सकता है। अगला प्रश्न, यदि कोई मेज पंखा गति नियंत्रण नाभ से अप्रभावित रहता है तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटर शॉर्ट सर्किट है। अगला प्रश्न, यदि कोई मेज का पंखा धीरे धीरे चलता है तो और गर्म हो जाता है तो उसमें दोष यह है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रनिंग वाइंडिंग का कुछ अंश शॉर्ट सर्किट है। अगला प्रश्न, विद्युत पंखे में संधारित्र लगाने का उद्देश्य, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फेज शिफ्ट करना इसका राइट आंसर है। जैसे कि हम बात करते हैं विद्युत मोटर के अनुप्रयोग पर आधारित विद्युत पंखा एक प्रचलित घरेलू वैद्युतिक उपकरण है जिसका प्रयोग वायु को घुमाकर ठंडक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आधा होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बायोगैस का उत्पादन डैश किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पशुओं के गीले गोबर से किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कार्बनिक पदार्थों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा बायोगैस ऊर्जा कहलाती है। कार्बनिक पदार्थों को बायोमास कहा जाता है जो कि वृक्षों एवं पशुओं से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, जल विद्युत संयंत्रों में यदि किसी नदी, नहर अथवा जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाता है तो जल मार्ग का नाम होता है। सही उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, पेनस्टॉक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक से क्या प्रवेश करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नम वाष्प करता है। और इस बॉयलर की दक्षता जो हो 35 से 40% तक होती है और बॉयलर उच्च तापमान पर भाप उत्पादन करती है। अगला प्रश्न, उत्क्रमणीय टरबाइन पंप इकाई जल में विद्युत प्रयुक्त होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रोत्कर्ष टैंक के साथ उच्च शीर्ष जलाशय संयंत्र इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, तापी पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम डैश गर्म करना है। सही उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, एग्जॉस्ट गैसों में भीतर आने वाले पानी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बस बार के लिए आमतौर पर निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि अधिक मितव्ययी होने के कारण बस बार में एल्युमिनियम चालक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अति उच्च वोल्टेज संचरण में गुच्छित चालकों से क्या मिलता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, घटी हुई वोल्टेज प्रवणता इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सप्लाई लाइन के आर पार एक संधारित्र यानी कैपेसिटर लगाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आरसीसी टावरों की लाइन वोल्टता सामान्यतः डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 11 किलोवोल्ट से लेकर 33 किलोवोल्ट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ईएचवी संचरण में निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर प्रयुक्त होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डिस्क इंसुलेटर इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डैश का उपयोग केबल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह केबल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त रखता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केबल ग्लैंड इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं यह केबल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त रखता है। पावर लाइन केबल के संयोजन यदि नट बोल्ट प्रयोग किए जाते हैं तो केबल के प्रत्येक कोर पर लग सोल्डर कर देना अथवा उसे समेट देना चाहिए। अगला प्रश्न, विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किए जाने वाली संवहन सामग्री है। राइट आंसर तांबा इसका राइट आंसर है। और यह एक, जैसे कि हम तांबा का प्रयोग उच्च चालकता के कारण किया जाता है। यह एक चांदी की अपेक्षा सस्ती होती है एवं वातावरणीय परिवर्तनों को सरलता से सह सकती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि सिंगल कोर केबल को के डाइलेक्ट्रिक में अधिकतम और न्यूनतम दबाव क्रमशः 50 किलोवोल्ट 5 सेंटीमीटर आरएमएस और 10
किलोवोल्ट सेंटीमीटर आरएमएस। यदि कंडक्टर का व्यास 2 सेंटीमीटर है तो ऑपरेटिंग वोल्टेज मान ले कि 5 प्राकृतिक लघुगणक है, इतना मान दिया गया। और दोस्तों इसको हल करेंगे तो जो आपका उत्तर आएगा यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 80.5 किलोवोल्ट आएगा। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसमें मान रख दिया गया, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसको आप हल करके बताना कि आपको इतना उत्तर आया। चलिए आज के हमारे इतने प्रश्न थे जो कि दोस्तों पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ, आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए दोस्तों ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जैसे कि दोस्तों डीआरडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है और यूपीपीसीएल का भी। यहाँ पर दोस्तों सीधे सीधे प्रश्न उठकर आएंगे, जैसे कि दोस्तों यूपीआरवीनल में आए ही हैं और आप देख भी सकते हैं बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।